आंकड़ों से ये साफ है कि भारत का कृषि सेक्टर एक तरह से विश्व का अन्न का भंडार है। दूध, धान, मसाले, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के निर्यात में भारत को एक मजबूत राष्ट्र माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य जमीन करीब 160 मिलियन हेक्टेयर भी भारत में ही है। लेकिन आंकड़े अक्सर पूरी हकीकत बयान नहीं करते। भारत भर के किसानों में अक्सर मायूसी या रोष या दोनों ही नजर आते हैं। आजकल भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजहों से किसानों में एक नाराज़गी और गुस्से का माहौल है। ये बात सही है कि गुजरात के किसानों में क्रोध का कारण महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या हरियाणा या पंजाब से अलग है। लेकिन कुल मिला के देश के कृषि नीतियों को लेकर लगभग 30 करोड़ लोगों में, जो कि कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, एक तनाव और निराशा नजर आती है। ये समझने के लिए कि कृषि में किस तरह की चुनौतियां हैं, मयंक शाह रिपोर्ट्स ने बातचीत की अरविंद शुक्ला, जो कि एक पत्रकार हैं और संस्थापक हैं न्यूज़ पोर्टली के, जो कि एक यूट्यूब चैनल है जो विशेषकर किसान, महिला और आदिवासी से जुड़े विषयों पर अथक रिपोर्ट करता है। अरविंद ने हमसे लखनऊ से भेंट दी। अरविंद, आपका मयंक शाह रिपोर्ट्स पे बहुत स्वागत है। आभार सर। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था आज सुबह भारत के कृषि सेक्टर के बारे में। अगर आंकड़ों पे जाया जाए तो एक तरह से भारत दुनिया का एक अन्न का भंडार है। आप देखें, दूध हो, धान हो, मसाले हो, उसमें तो शायद दुनिया का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। फिर आप ले लीजिए गेहूं, कपास, फल, सब्जियां, तो उसमें 2 नंबर पे हैं। लेकिन फिर भी अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों में या तो मायूसी है, या तो रोष है, या तो दोनों ही है। आप तो पूरा भारत घूमते हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? अभी भी सर, जो इस समय का उदाहरण लेते हैं कि जब गन्ने या चीनी की बात चले, देखिए कितना मामला कितना गरमाया हुआ है। आप देखोगे कि हर मीडिया प्लेटफॉर्म दिन में 8-8 खबरें लगा रहा है सिर्फ इसको लेकर के कि चीनी की रेट कहाँ जा रहा है। हर समय वो दे रहा है, काउंटडाउन चल रहा है कि 65 हुई, 66 हुई, 67 हुई, 68 हुई। सेम टाइम में जो आलू किसान है वो पिछले 1 साल होने, मतलब पूरा सीजन होने को लगभग है, और उनका जो रेट है वो किस में है? क्या आपने इस लेवल पे खबरें देखी हैं? शायद नहीं। इवन न्यूज पोर्टली हमने कुछ 5-7 स्टोरी की हैं, लेकिन हम भी लगातार नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग वजह हो सकती है जैसे। लेकिन मैं अगर किसानों के मुद्दों को समझने की कोशिश, तो यही समझाता है कि जब उपभोक्ता का नंबर आता है, जब खाने चीजों, जब अभी अभी मैं प्याज पे भी आऊंगा, उसका नंबर आता है, देखिएगा मीडिया का सिनेरियो, सरकार का एक्शन हो रहे हैं तुरंत। 10 साल में इतने 10 लाख मीट्रिक टन चीनी को हमने मंगा रहे हैं। अब उसका एक लाइन भी चेंज कर दी कि कब तक उसे कंज्यूम करना है। तो रॉस बरारी कब तक कंज्यूम करें, यानी हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने इतनी तेजी आलू में दिखाई? ये भी केंद्र के आसपास है। खेती राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन केंद्र भी इसमें इन्वॉल्व है, राज्य भी इधर से इन्वॉल्व हो रहा है, सब लोग बयान दे रहे हैं, हर छोटा बड़ा नेता अधिकारी बात कर रहा है। लेकिन आलू में ऐसा नहीं है। ये एक दिखाता है कि जब तक मामला किसान के खाल रहता है, जब तक उसके उसके खेत में, उसकी मंडी तक रहता है, ज्यादा बात नहीं होती। जैसे मंडी से बाहर होता है, जैसे कोई फसल प्रोडक्ट बनती है, प्रोसेस में आती है, उस पे बहुत सारी नजरें आ जाती। यही वो अंतर है जो कई बार किसानों में रोष भी देता है, किसानों को नाराज भी, कई बार उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए उनको मजबूर करता है। और जब कभी ऐसा मौका आ भी गया कि हम खुश हो जाए, ऐसा होना चाहिए था, चीनी को जो किसान खुश होना चाहिए था, लेकिन वो तो खुश नहीं है। कोई और फसल भी आगे होगी। अभी प्याज की बात चल रही है कि प्याज के रेट थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं, उम्मीद ऐसी दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप देखेंगे वो खबरें आएंगी, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि रेट प्याज इतना मार्केट में आ जाएगा कि वो डंप होना शुरू हो जाएगा और मार्केट डाउन हो जाएगा। यही चीज था वो, जब प्याज के रेट बहुत डाउन थे। हमने 3 महीने पहले न्यूज पोर्टली पे 3.5 महीने पहले स्टोरी की है कि किस तरह से बेचारों को अपनी लागत नहीं मिल पा रही, वो फेंक के चले जा रहे हैं। तो ऐसा आप सबके सीखते सकते और इतने कई हजार किसानों से मिलकर समझ में आया कि जब तक
किसान के पास कोई चीज रहती है, जब तक वो किसान के हाथ में रहती है, जब तक इस बात की संभावना रहती है कि इसका पैसा किसान के हाथ में जाएगा, किसान की जेब में जाएगा, जाने क्यों हमारी पॉलिसी इस तरह से बिहेव करती हैं कि जैसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब उपभोक्ताओं पे आता है, वोटर का नंबर आता है, तो मामला बदल जाता है। मुझे तो वही लगता है। अच्छा, आप जैसे मैं कह रहा था, आप तो पूरा भारत घूमते हैं अक्सर। ये रोष या ये मायूसी जो है वो कुछ राज्यों तक सीमित है, या आपको लगता है भारतवर्ष के किसानों में इस तरह की फीलिंग है? नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा। किसी को जैसे आंदोलन जब जब पंजाब हरियाणा या उस तरह किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें ज्यादा वो लोग थे। अब वो कौन थे कहाँ थे एक बहुत अलग मुद्दा, वो दूसरे वो बात में दूसरे लोग हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी भागीदारी किसानों की थी। तो उसमें जिसको स्वाद पता चल जाता है, उनको एमएसपी का स्वाद पता है, वो जानते हैं एमएसपी की गारंटी क्या मतलब होता है। वो आंदोलन कर रहे थे, वो आगे आवाज लेके आ रहे थे। सेम टाइम पे आप देखोगे महाराष्ट्र के किसानों की भागीदारी कम थी। तो ऐसा नहीं कि उनकी अपनी नाराजगी नहीं है, अपनी दिक्कतें नहीं है, अपनी समस्या नहीं। सर्टेन एक पॉइंट पे वो उनके साथ एलआई साथ कम कर रहे होंगे, जी। क्योंकि वो ऐसी क्रॉप उगाते हैं जिसमें एमएसपी का सीधे मुद्दा धान गेहूं से नहीं हो रहा था। वो अंगूर उगाते हैं, वो प्याज उगाते हैं, पोमोग्रेनेट उगाते हैं। तो उनकी अलग समस्या है। ये समस्याएं हैं पिछले कई, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उस तरह समझ बिहार में अपनी एक अलग ही तरह की समस्या है। अभी आपने देखा, अगर आप तो काफी एक्टिव रहते हैं, इतने दूर रहने के बाद भी भारत को बहुत नजदीक से समझते रहते हैं। पिछले दिनों 3-4 महीने पहले इतनी भीषण आंधी आई कि जो सीमांचल का इलाका है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे मक्का होता है, वो पूरा बिछ गया। कई सारे किसान जो रोते बिलखते वीडियो आए। लेकिन बिहार में ठीक है, उस तरह आंदोलन नहीं हुए, लेकिन दिक्कत तो है ना उनके साथ में, जी, जी, समस्याएं हैं। तो जी। समस्याएं हैं सर, अलग अलग मामला है कि वो एक मंच पे नहीं आ पाती हैं, वो एक इस तरह से नहीं हो पाती, या मतलब सबको अपनी एक जैसी समस्या नहीं लगती। शायद ये कह सकते हैं कि वो इतना विकराल रूप नहीं ले पाता वो। तो उससे तो दुख की बात ये है कि अगर एक मंच पे अक्सर नहीं आ पाते, उसकी वजह से उनकी राजनीतिक जो कीमत है वो कम हो जाती है। जाहिर अ, सी बात है। हाँ, तो ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं समझ सकता हूँ उनके लिए मुश्किल है एक मंच पे आना हर बात पे, लेकिन ओवरऑल अगर पॉलिसी के मामले में अगर देश के किसान एक मंच पे आते हैं तो शायद शायद कुछ फर्क पड़ सकता है। शायद का मतलब, वो तो हम आप जर्नलिस्ट का अनुभव बता रहा है कि शायद, लेकिन हमें क्या लगता है कि अगर ऐसा हो जाए कहीं एक जगह पे भी वो उनको जुड़ जाए और झुका पाए, तो काम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सच में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हमें इस पे थोड़ा गर्व भी करना चाहिए कि हम एक अलग जोन में जा रहे हैं। हम जो एनर्जी की जो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गुजरात के मोरबी, जामनगर समेत कम से कम 10 जिलों में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के है कि जो खावड़ा के जो कच्छ में जो सबसे बड़ा जो बैरन लैंड है, वहां जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाए गए, सोलर लगाए गए, उनकी लाइनें कहाँ से जा रही हैं? उन किसानों के खेतों से जा रही हैं जो जामनगर में है, मोरबी में है, या आगे चल के गांधीनगर में है। अब वो लैंड तो उनकी उपजाऊ है या कम उपजाऊ है, दूसरा मुद्दा। लेकिन जिस लैंड से उनका कहना है कि एक बार वायर निकल गया या एक बार पिलर लग गया, उसकी कीमत जो करोड़ में होती है वो आधी हो जाती है, भले हमारी आधी जमीन से वायर निकला हो। हम्म। और ये मुद्दा पूरे गुजरात में फैल चुका है। मैं पिछले 2-3 महीनों से इसको कवर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह हो रहा है। और यही सेम चीज मैंने जब ये वीडियो मैंने पोस्ट किया, तो मैंने देखा कि यूपी के किसानों ने मुझे फोन किया कि सर ये आंदोलन कैसे चल रहा है। मुझे हरियाणा के किसानों ने कहा अरे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। और सेम टाइम जब मैं गुजरात गया था, उस समय मेरे पे देख रहा था कि हरियाणा के यमुनानगर के आसपास, शायद मैं जिला का नाम भूल रहा हूँ, जींद या जिला, वहां पे किसान जो पानी की पाइपलाइन है जो किसी शहर जा रही होगी, उसको डालने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि या तो आप मेरे खेत से मत डालिए, या तो मुझे उसको हिसाब भर के, क्योंकि कुछ ना कुछ जमीन तो जाती होगी ना, या आपके पास बैरन लैंड है, सड़क है, आप वहां लेके जाओ। गुजराती किसान भी कह रहे हैं कि मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब कंपनियां इस रिन्यूएबल एनर्जी से कमा रही हैं, तो मुझे उसका ऐसा मूल्य मिलना चाहिए कि मैं जाके कहीं अपनी जमीन खरीद सकूं, क्योंकि मेरे पास से जमीन जा रही है।
लेकिन क्या बाकी राज्यों किसान उनके साथ खड़े हैं? क्या उनके उनके साथ वो इस मुद्दे से जुड़ पा रहे हैं? क्या उनको भी लगता है कि एक टावर लगने में, एक बिजली का हाई टेंशन या ट्रांसमिशन लाइन लगने से इतना हो रहा है? शायद नहीं। और अभी आप देखेंगे बेंगलुरु में किस टमाटर 100 रुपए कैरेट के आसपास है, 100 से 400 रुपए कैरेट है। अभी हमारे यहाँ खबर नहीं है, 4-5 दिन बाद आएगी, हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। जी जी, ये अच्छा किया आपने गुजरात में। वैसे मैं गुजरात पे आने वाला था खास इसके लिए कि प्रधानमंत्री का राज्य है, तो शायद ज्यादा सुनते हैं वहां से। तो मैं अक्सर देखता हूँ आजकल फेसबुक और सोशल मीडिया पे गुजरात के किसानों का जो वीडियोस जो है, मीम्स जो हैं, इतने सारे हो गए हैं। और आप तो शायद गुजराती नहीं समझते, मैं तो गुजराती भाषी हूँ, तो जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने रोष में प्रधानमंत्री के लिए, मैंने कभी पहले नहीं सुनी। और खासकर सौराष्ट्र इलाका, कच्छ इलाका जी। जिसका अभी आपने जिक्र किया, वहां इतना गुस्सा है। तो शायद हो सकता है कि जैसे हम राजनीति की बात कर रहे थे, तो राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए तो शायद वहां से जो गुस्सा आ रहा है उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। पढ़ना चाहिए, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उन्होंने तो अच्छा। बाकायदा हर गांव बैनर लगा दिए। पता नहीं, मतलब हम जो फार्मर के गुट हैं, मैं उनको इस दिन, जब जिस दिन मैं जैतपुर गया था गुजरात के उस गांव में, मैं रात में पहुंचा, जैसे मैं कभी आंदोलन पहुंचा था, जैसे मैं पंजाब गया था जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे, मैं उन जगहों पे सीधे पहुंचा। मुझे वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो और राज्यों के लोग हैं, पता नहीं क्यों उनको, वो उनके दर्द से सहमत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या उनको लग रहा है कि समस्या सिर्फ गुजरात या कच्छ की है, या वो अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो कितना बड़ा स्वरूप, आगे चुनाव भी हैं, कितना बड़ा स्वरूप लेगा, इससे बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये एक, मतलब सवाल रहेगा कि वो अपनी बात को कहाँ तक पहुंचा पाते हैं। हालांकि गुजरात में तो चीजें स्प्रेड हो रही है, मैं देख रहा हूँ गुजरात में इस आंदोलन को एक रूप मतलब मिल रहा है। अलग अलग स्थानीय जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, जी पार्टियों में तो मैं नहीं कहूँ कितना क्या है, वो कितना भुना पाते हैं। और आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं उधर से, कि मैं गांधीनगर में था पिछले दिनों, तो पास के जिले पे भी पाइपलाइन को लेकर आंदोलन हो रहे थे। जमीनों का बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो जमीन के मुद्दे पे भी क्या, जैसे जो भट्टा परसोल में या फिर जेवर में जब हुआ था, जब राहुल गांधी वहां गए थे, जिस बाद में जो मुझे साल नहीं याद आ रहा, शायद 2011-12 की बात है वो, या 13, मैं भूल गया हूँ। तो उस तरह के जमीन के मुद्दे पे लोग एक हो सकते थे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सब लोगों को जुड़ना चाहिए। अगर वहां बात बनी तो कुछ आगे ये लोग प्रेशर बना पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब थोड़ा मैं अगर विस्तार दूं उसको, तो दुनिया के सबसे बड़े कृषि योग्य जमीन जो है वो भारत में करीब करीब 160 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हैं। आपको लगता है कि देश की कृषि नीतियां जो है वो विशेषकर इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं? मैं क्या सोचता हूँ, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो क्या सोचता है, वो उसकी जी बात में बता सकता हूँ। क्योंकि जी हमारे लोग सोचते हैं कि मैं कहीं बायस हो सकता हूँ, या मेरा अपना, तो भारत के जो 14-15 करोड़ किसान हैं, 10-12 करोड़ लोग और मिला के कुछ 30, मैं मानता हूँ कि 30 करोड़ के आसपास, सब मिला के कृषि मजदूर और काश्तकार, कल्टीवेटर, किसान, जिम्मेदार, खेड़ू, सब मिला के कुछ इतने लोग होंगे। 10-12 करोड़ तो किसान सरकार मानती है। वो कहते हैं कि हमारे लिए पॉलिसी वो पर्सन बनाता है जो खेती से दूर है। उन मीटिंग में ऐसे किसानों को बुलाया जाता है जो रियल में काश्तकार नहीं है। अगर ऐसी मीटिंग में, ऐसी जगहों पे हमारी भी भागीदारी सुनी जाए, हम क्या चाहते हैं, हम कौन सा बीज चाहते हैं, या मैं कौन सी फसल उगाना चाहता हूँ, या किस, मतलब जाहिर सी, मैं ये नहीं कहता कि सरकारें को सोचती समझती नहीं है, उनका अपना बड़ी छतरी अम्ब्रेला ऊपर देखते होंगे, उन्हें और देश और पूरा दुनिया देखनी होती है। लेकिन जब किसान के मुद्दे की बात, कई बार किसान बहुत ही छोटी चीजें चाहता है। किसान को नहीं चाहिए कि हमें 5,000 रुपए का चीजें दे दो, वो चाहता है कि मुझे 2 बोरी यूरिया मिल जाए, जी। उसकी 4 महीने से है। तो आप उस तरह से बात करिए। तो उनका क्या है, वो चीज मिसिंग है। अच्छा। सरकार हो सकता है बड़ा दे रही हो, देने की, या देने का मतलब प्रयास कर रही हो, सोच रही हो, नहीं हो तो अखबारों में तो आ ही रहा हो, लेकिन किसान कहते हैं हमें उतना बड़ा चाहिए नहीं।
जी। मैं चाहता हूँ मेरी खेती चले और मेरी उपज का मूल्य मिले। किसान आप सब तरह में जाएँगे ना, मैं आपको 1 घंटे बोलूँ, आप पूछेंगे मैं बताऊँगा 100-200 किसानों से मिलके पूछे, वो एक चीज़ चाहते हैं। उनका है कि मेरी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। जी। लाभकारी मूल्य वो हो गया कि जब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे या मेरे बैल या मेरे ट्रैक्टर ने जो भी मेहनत की है, जो एक वाजिब दाम होता है, आप मुझे वो दे दीजिए। कैसे देंगे? मंडी में देंगे, कस्टमर से दिलाएँगे या खुद देंगे, आप वो तय कर लीजिए, मैं खुश हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। ये मेरा मतलब बहुत अच्छा। सारे किसानों से मिलने के बाद मुझे लगा ऐसा वो चाहते हैं। अच्छा। 1960 के दशक के बीच शुरू हुई हरित क्रांति का एक परिणाम ये हुआ कि देश में वाटर लेवल यानी पानी का स्तर बहुत गिर गया और केमिकल खाद की वजह से इस्तेमाल जो हुआ उसकी जमीन भी काफी बिगड़ गई। आजकल क्या परिस्थिति है जैसे आप देखते हैं, तो उसमें कुछ सुधार है या अभी भी वही है? तो हरित क्रांति उस समय की हमारी ज़रूरत रही होगी, थी भी, जिस हम जिन हालात में रहे होंगे और जो उन लोगों ने सोचा, जो किया होगा, तब की ज़रूरत थी। हमारे साथ एक अभी क्या थोड़ा-सा बदलाव, तो मतलब थोड़ी जागरूकता आई है, लेकिन जागरूकता आने में ना थोड़ा समय लग गया। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पढ़े-लिखे लोग हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम बहुत दिन तक नकारते रहे कि ऐसा नहीं होता या ऐसा है ही नहीं। जब उसके सारे परिणाम बड़े-बड़े हमको दिखाई पड़ने लगे, हम उसको झेलने लगे, तो हमें माना कि वो होता है। अब हम उसके मिटिगेशन पे बात कर रहे हैं, हम उसके डाइल्यूट करने, ऐसे ही वाटर लेवल के मामले में भी यही हुआ। हमने अंधाधुंध पानी का दोहन किया। हमने अंधाधुंध मतलब कहते हैं ना, बिना सोचे-समझे हमने खाद का और खासकर एनपीके आधारित खेती जो किया, उसका असर ये हुआ है लंबे तौर पे कि अब क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा खेती, मैं तो नहीं कहता मैं ज्ञाता हो गया या ब थोड़ा-थोड़ा जो किसानों से, वैज्ञानिकों से मैंने समझा, अब ये हुआ कि हमारी ज़मीन इस लेवल पे आ गई है कि उसमें बहुत सारी खाद डालने का असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा। जो 10 जो 10 किलो यूरिया में होता था, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर वो 1 बोरी 45 किलो तक आ गया, असर नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारी ज़मीन का जो अपना जो उसके अंदर की जो जीवित कॉलोनी, जो कि माइक्रोब्स हैं, जो कार्बन है इसका, वो जीवाश्म जिसे हम कहते हैं, वो सब कुछ छितर-बितर हो गया है। वो उस लेवल बचा ही नहीं है। तो ज़मीन उसको अ, जो हम बाहर से दे रहे हैं फर्टिलाइज़र्स, वो उनको कंज़्यूम करके फसल को नहीं दे पा रही है। अच्छा। तो एक तो ये बहुत बड़ा आप आए, फिर आपने देखा कि बहुत धूमधाम से करीब पहली पंचवर्षीय में ही सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया। लेकिन अभी क्या है, वो ज़मीन पे क्या है, वो बहुत मतलब मैं बताता हूँ, बहुत सारे किसानों ने मिलके कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे और किसकी ज़मीन का सही तरीके से जाँच हुई है। बड़ा बहुत गंभीर विषय हो जाएगा वो उसपे। वो हम कहेंगे कि वो सही तरीके से हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। ना किसान खुद करवाना चाह रहा है, ना कि या उसको इस बारे में जितनी जागरूकता नहीं कि हमारा पीएच इसी लेवल कहाँ जा रहा है, मैं क्यों खाद बढ़ाता जा रहा हूँ या मेरी उपज क्यों। हमारे यहाँ क्या हो रहा है सर, आप देखोगे कि हम हर साल आंकड़ों में देखें कि हमारे जो रकबा है बुआई का, वो सर्टेन बढ़ गया या थोड़ा-सा कम हुआ, लेकिन हमारी उत्पादकता जो है, वो ठहरी हुई है। हुँ। हेक्टेयर बढ़ गए, तब भी उत्पादक ठहरी, क्योंकि उसी खेत से उतना उपज नहीं मिल पा रहा है, अच्छा। जबकि हमारे प्रयास बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि ज़मीन में थोड़ी दिक्कत, ये सब कैसे आई? ये सब केमिकल बेस्ड फार्मिंग जो एनपीके हमने डाला या क्योंकि अब एक पौधे को तो बहुत कुछ चाहिए, उसको जिंक भी चाहिए, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको बोरान भी चाहिए, उसको नाइट्रोजन तो चाहिए चाहिए। तो हम लेकिन सिर्फ़ एनपीके देते जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि डिसबैलेंस हो गया जब अ, उनका असर है। और ये हाल अगर मैं वाटर लेवल पे आता हूँ, तो आप देखेंगे पंजाब की क्या दशा हुई। इवन यूपी में ऐसे बहुत सारे जिले होंगे जहाँ पे अगर 75 में से जाएँ तो 30-35 के आस-पास ऐसे जिले होंगे जो हमारे डार्क ज़ोन में आने वाले होंगे वो। अच्छा। अनइवन अनइवन वाटर का बारिश अनइवन हो गई, पानी हम ग्राउंड वाटर से करते जा रहे हैं, वाटर इंटेंसिव फार्मिंग अभी तक होती रही। अभी ठीक है, अभी थोड़ा हम अगर पैडी की बात करें तो डीएसआर में आ रहे हैं या माइक्रो इरिगेशन पे हैं। माइक्रो इरिगेशन भारत में मतलब इज़राइल में कुछ 37 ईयर हो गए हैं और अभी हम किसान को यही समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं
कि जो सूक्ष्म सिंचाई है वो पानी बचाने का जरिया है। जी हमारी जागरूकता का लेवल ये है, हमने यहाँ तक काम किया है। अच्छा। ये उसके ये उसके दुष्परिणाम हैं जो हमने अभी तक किया, क्योंकि शायद हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बहुत अच्छा काम नहीं किया। मैं हम्म, अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारी जमीन उपजाऊ है, तीनों इतने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है हमारे पास, इतनी आपने बताया इतनी धरती हमारे पास है, दुनिया के इतने बड़े कृषि संपदा वाले हम देश हैं, तो दिक्कत कहाँ है? जी जी दिक्कत ये है कि हम क्या उगा रहे हैं, किस तरह का उगा रहे हैं और कितनी लागत करके उगा रहे हैं। और आखिरी में मैं ये कहूँगा कि फूड हमने उगाया कि हम बहुत साल कहते रहे अन्नदाता है, फूड सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे कंधों पे करते रहेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सरकार इस बात पे खुश हो के किसान किसान भी इस बात पे खुश हो जाएं कि हमने इतना उगा लिया, या मुझे ये देखना पड़ेगा कि भारत में सबसे ज्यादा केला उत्पादन करने वाला देश जो है वो कितनी फीसदी केला का एक्सपोर्ट करता है? जी। 2% भी नहीं करता। हाँ, हमारा क्योंकि लोकली कंज्यूम हो जाता है इसलिए है, या कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोशिश है हमारी, थोड़ा अलग अलग इसके भी कारण होंगे। तो मैं जो एक्सटेंशन की बात कर रहा था ना, हमारा जापान ने आम अभी देखा है, नेपाल तक से हो गया कि हमारे आम को उसने बैन कर दिया या फिर नहीं लेने से मना किया। बाद में कुछ हुआ हो, शुरुआत में तो उसने बोला हाँ ये दिक्कतें थी, जी। पेस्टिसाइड का इशू है, क्रॉप रेजिड्यू का इशू है, हम्म, तो वो हम कैसे टैकल कर रहे हैं, हम कितना बाहर भेज पा रहे हैं, अंगूर में कितनी दिक्कतें आती हैं बाहर जाने के लिए। तो हमको हम जितना उगा रहे हैं उसमें से कितना हिस्सा हम बाहर भेज पा रहे हैं, कितना हम कितने को डॉलर में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। जी जी। उसको हमें समझना पड़ेगा सर। इससे जुड़ी एक और समस्या है अरविंद, जो जो कि भारत के ज्यादातर किसान जो हैं वो छोटे हैं। राइट। उनका लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पा रही। जैसे अमेरिका में जो खेत खलियान बहुत बड़े लैंड होल्डिंग से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे यहाँ होता है खेती। भारत में ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है ज्यादातर। तो उस पे किसी को कुछ किस सरकार की नजर है, या फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ और तरीके से हो रहा है? ये तो एक मतलब रियल प्रॉब्लम है कि हमारे 86% जो किसान हैं छोटे और मझोले हैं। कई जी जगह पे तो आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल अभी देखा, वहाँ तो खेत इतने छोटे हैं कई जगह पे कि, और अलग-अलग जगहों पे हैं, डिवाइड हैं। अमेरिका में तो क्या मैं देखता हूँ, मैं तो गया नहीं, देखता हूँ कि ट्रैक्टर चल रहे हैं या बड़ी-बड़ी हार्वेस्टर चल रही हैं, तो 50-50 मशीन चलती चली जा रही है। एक-एक के पास मिलियन हेक्टेयर में हज़ारों हेक्टेयर लैंड है। जी यहाँ पे तो पूरा गाँव है, यहाँ पे 300-400 एकड़ में तो पूरा गाँव होता है, और उसमें फिर फैमिली डिवाइड हो रही है, ज़मीनें सिंक हो रही हैं, अर्बन हाईवे निकल रहे हैं, या फिर शहरों में ज़मीन जा रही, इंडस्ट्री का है, तो वो तो ज़मीन पे तो बहुत मतलब ज़मीन पे एक अलग तरह का दिक्कत है। अब रही की बात हम किस तरह का, तो अमेरिका तो हम बनने से रहे ना, हम बनना भी उस तरह नहीं चाहते होंगे। बहुत सारे लोग नहीं बनना चाहेंगे, और हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह की हमारी जियोग्राफी है, जिस तरह की हमारी डेमोग्राफी, उसमें हम वो बन भी नहीं पाएँगे, ना बनना भी नहीं चाहते। हमको क्या है कि इस जैसे एक वीडियो मैंने जो शेयर किया पिछले दिनों वरुण धवन को लेके, मैं उसका उदाहरण आपको देता हूँ। तो जो अभिनेता वरुण धवन ने एक ज़मीन जी खरीदी, वो जी बहुत खुश हुए। जी वो बड़ा खुश हुए। मैं भी उनके साथ खुश हूँ, उनकी खुशी में मेरी भी खुशी है कि उन्होंने लैंड खरीद के, और वो चाहते तो कुछ अंटालिया के आस-पास कहीं ज़मीन लेते या फिर दुबई में लेते, तो बोलते मैंने लिया, मैं खुश हूँ, ये उनके लिए घर की बात होती। लेकिन उन्होंने जी एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और कहा, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। मैंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया। लेकिन साथ में मैंने ये भी सोचा कि ये ज़मीन किससे ली गई होगी? ज़ाहिर-सी बात है किसी मुंबई के पर्सन से तो है नहीं वो ज़मीन किसी किसान से ली गई होगी। यानी एक तरफ लोग ज़मीन लेके गौरवान्वित हैं, दूसरी तरफ हमारा कोई किसान भाई, कोई मंगरू, कोई बुधई, कोई नत्थूलाल, कोई श्यामलाल मीणा, रमेश पवार जी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बिल्कुल। वो हालात जो है ना, मुझे उस पे लगा कि क्या कुछ कहीं दिक्कत है, और वो बिल्कुल आपसे सिंक करता है कि जब हमारे पास अमेरिका ये कर रहा, हम ये कर, तो हमारे पास इसको बनाने का क्या है? किस तरह से इनको
वो किया जाए। तो क्या इसका जो रास्ता है वो गांधी जी के ग्राम स्वराज से जाता है कि हम उस तरह से काम करें? हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए, हमें छोटी-छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी चाहिए। हमारे पास कंजम्पशन तो हम तो बाहर से लाते हैं। अभी तो मैंने देखना शुरू किया कि वो जब से मॉल वगैरह खुले हैं तब से हमको भी दर्शन होने लगे हैं कि ये परसिमन फूड है, ये एवोकाडो इतना रुपए का आ रहा है। मैंने कल ही पोस्ट किया कि जो रेड बनाना है वो 251 रुपए किलो बिक रहा था यहाँ पे। और हमें 50 तरह के और फल वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे जो कि विदेशों से आए हुए हैं, एक्सोटिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। तो मार्केट तो बन रही है, तो क्या करना है? जी, जी। तो नहीं, बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। मेरा है कि आप जो हमारे पास है हम बदल तो नहीं सकते बहुत ज़्यादा। हमारे पास जो संसाधन हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करके किस तरह उनको अपग्रेड कर सकते हैं कि जी, वो सब अधिकार है। हमारी ज़मीन बेचता आदमी क्यों है? वो शहर में आके किसी शहर के आउटर एरिया में 200 गज का या 300 या 500 स्क्वायर फीट का मकान लेता है क्योंकि वहाँ पे उसको 12-15 हज़ार रुपए मिल जाते हैं और बच्चे किसी स्कूल में पढ़ जाते हैं। अगर हमारी ये ज़रूरतें वहाँ पे पूरी हो जाएँ, अलग-अलग उससे, तो रुकेगा वो। जी, और एक इसमें थोड़ा-सा किसानों को भी, जैसे मैंने उसमें एक थोड़ा ज़िक्र किया था कि और मेरे पास एक उदाहरण भी थी, क्या सिर्फ़ स्मॉल लैंड होल्डिंग ही दिक्कत है? पर बहुत सारे किसानों से बात करने का मुझे लगता है कि सिर्फ़ वो दिक्कत नहीं, मतलब सिर्फ़ वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ा खेती के तरीके में भी है। अच्छा। हम लास्ट आखिरी के मैं 2 प्रश्न में अभी है मेरे पास। एक तो मनमोहन सिंह जब देश के वित्त मंत्री थे 1991 में, तब उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था में एक मूलभूत सुधार की शुरुआत की। शुरू-शुरू में तो उन्होंने ध्यान कृषि नीतियों पे इतना नहीं दिया सुधार में, लेकिन पिछले 35 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। और विशेष मुद्दा जो किसानों के लिए है, वो परेशान जो करता है, वो न्याय का है, खासकर कीमतों का न्याय। आपको तो पता ही है कि ऋण की वजह से या खेती खराब होने की वजह से कितनी आत्महत्या होती है भारत में। अब क्या हालात है? आप अगर पिछले 35 सालों का इतिहास देखें, आपको लगता है कि हम इस मकाम पे पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए, या अभी बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन किया नहीं हमने? मैंने वहाँ पे शुरुआत की थी बात में कि सरकारें कभी-कभी हमें लगता है कि उपभोक्तावादी होती हैं। जी, कि मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट भी लिखी थी कि प्याज़, लहसुन ऐसी फसलें हैं जो सरकारें गिरा देती हैं। जी, गिराए आप तो इतना देखें, गिरा देती हैं वो। वो ऐसे वो रेट बढ़ने पे ऐसा होता है, कभी रेट कम होने पे ऐसा नहीं होता। हाँ, कम होने पे ऐसा नहीं हुआ कि प्याज़ 2 किलो या आलू ₹2 किलो बिक गया तो सरकार कहीं गिर गई हो। भले ही जी, बाद में थोड़ा गुस्सा उनकी नाराज़गी पे असर पड़ा हो, हम उसको भी सिक्योर नहीं कर पाए सर वो इतने वर्षों में हम मैंने बहुत ऐसा भी नहीं कि हमने प्रगति ही नहीं की है, हमने एक मतलब माइलस्टोन हमने तय किया है। एक फार्मर के लिविंग में, उसके रहने में थोड़ी-सी तो मतलब आज़ादी आई है। थोड़ा काम करने का, थोड़ा मशीनीकरण हुआ जो चाह रहे थे। हाँ, साथ में थोड़ा कर्ज भी बढ़ गया है, जी। वो है। लेकिन ये वो इस बात को मैनेज कर सकता है। इस बात को मैनेज किया जा सकता है अगर वो जो कीमतों का इंसाफ जिसे आपने शब्द कहा ना, हमें अभी वहाँ पे कई कदम नहीं बल्कि लंबी रेस चलनी है अभी। अगर वो कर दिया तो सब हो जाएगा। अच्छा। और आखिरी में, चूंकि आपने कृषि, आदिवासी और महिला से संबंधित पत्रकारिता की है काफी अरसे से, आपको क्या लगता है देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कि कहाँ तक इनको इस इन इन विषयों की समझ है, या उनको कोई परवाह भी है? समझ तो होगी, है भी क्योंकि वो आप हमारे मतलब कभी हम भी वहीं पे थोड़ा बहुत काम करके आए। जी, बात सिर्फ इतनी सी है और फिर वही थोड़ा रहे कि चीनी की कीमतें बढ़ी, हेडलाइन जी। बैठ के हो रही कैबिनेट के डिसीजन आ रहे हैं, देख खर्रे निकल रहे हैं वहां से। आलू पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? सही कह रहे हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जवाब कहाँ है, आप बताइए मुझे। तो इतनी सी है वो बात कि वो समझते हैं इस हद तक
लेकिन जो उनके ऊपर जो बैठा पर्सन है वो क्या चाहता है ना, इस पे डिपेंड करता होगा कि हम जी कितना इसको क्या दिखाएंगे। अपने पास तो आजादी है, आपके पास आजादी है, आप इस 25 मिनट के इंटरव्यू को 28 मिनट से आगे ले सकते हैं, आप जैसा भी हो, मेरे पास भी हो। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो जब टीआरपी का मामला आता है या फिर जो क्योंकि अभी मीडिया दूसरी तरह से काम करने लगा है, अब उसमें कॉर्पोरेट है, उसमें लोगों के शेयर हैं, तो वो क्या चाहते हैं इन पे निर्भर करता है। हाँ जी। नहीं, लेकिन आपने उन टीआरपी का जिक्र किया अभी, मैं उस पे आने वाला था। आप देखिए, आप जो न्यूज पोर्टली चलाते हैं, आपको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं क्योंकि आप सीरियसली जर्नलिज्म एग्रीकल्चर के बेस पे करते हैं। तो मेरी समझ में ये ना आता, आप देखिए कोई भी 24/7 चैनल ले लीजिए आप, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि 24 घंटों में से आप 45 मिनट बिल्कुल इन विषयों पे फोकस शोज कर सकते हैं जो जिस तरह के आप करते हैं। तो उसमें भी टीआरपी तो मिल ही सकती है। अगर अगर टीआरपी का ही मामला है तो वहां भी तो मिल सकती है टीआरपी। लेकिन मतलब थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँ कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको ये 3 लाख सब्सक्राइबर न्यूज पोर्टली को लाने में 4 साल लग गए। जी जी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब किसी को सरवाइव करने के लिए ज्यादा समय हो गया। लेकिन कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्यूरेटर या ये दिखा करके कि अम, मतलब कुछ भी ऐसा जो जिसका प्रसंग थोड़ी देर के लिए भले हो, वो उसमें ज्यादा उनको टीआरपी दिखती है। पहले भी थी, आज भी है। वो सांप बिच्छू का दौर भी खूब चला है, वो नाग नागिन के भी चलते रहे, और स्वर की सीढ़ियां भी लगी होंगी। वो आज भी वो किसी ने वायरल, अभी क्या हो रहा है कि एक ट्वीट किसी ने कर दिया, कोई फोटो आ गई, हम ही चला रहे हैं, हम ही कह रहे हैं वो वायरल हो गया। वो अच्छा। उन्होंने सो एंड सो ने वायरल में ये कह दिया, हमारा ही काम है। वो उस पर ज्यादा अच्छी टीआरपी आ रही, तो वो ये आलू बेचने क्यों जाएगा? वो जाना ही नहीं चाहता उधर से। वो बिल्कुल इतने बिल्कुल। गंभीर विषय को कंज्यूम करना, मतलब मतलब क्या बोलूं कि यही है कि वो इस जब तक इसको मतलब थोड़ी इसमें ना गंभीरता नहीं लेंगे, जब तक वो उसकी जिम्मेदारी नहीं समझेगा ना, तब तक नहीं हो सकता। अगर सिर्फ टीआरपी के एंगल से देखा तो उसमें नहीं आने वाले वो लोग। जी सही है, सही है।